ए वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अभिवादन, अभिनंदन टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आप सबका इकोनॉमिक्स की इस कक्षा में पुनः स्वागत है। इस कक्षा में हम कक्षा 11 इकोनॉमिक्स की बुक माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 7 पढ़ रहे हैं। इसमें हमारी पहले 6 क्लासेज हो चुकी हैं, दैट इज़ 7th क्लास एंड फाइनल क्लास, लास्ट क्लास है ना, लास्ट बट नॉट लीस्ट। इस क्लास में हम इस चैप्टर को, शायद ये पूरा हो जाएगा, फिर एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। कौन से वाला? इंडेक्स नंबर शुरू करते हैं बेटा। अच्छा, ये बात हो रही थी कि इसमें हमारे पास 10 मार्क्स का ये चैप्टर है, तो उम्मीद है एक 5 मार्क्स क्वेश्चन, एक 2 मार्क्स क्वेश्चन, एक 3 मार्क्स क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक 5 नंबर का, एक 3 नंबर का, एक 2 नंबर का, है ना। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। अभी तक हमने सारे केसेस पढ़े थे, कौन से? मार्केट इक्विलिब्रियम के मार्केट कैसे इक्विलिब्रियम होता है यदि कोई भी चेंज होता है तो। 14 केसेस थे। इन 14 केसेस में से हमने सारे केस पढ़ लिए। इसके अलावा हमने एक प्राइस सीलिंग वाला भी बात कर ली थी कि व्हाट इज प्राइस सीलिंग, है ना। ये वाला डायग्राम, क्या होता है ये प्राइस सीलिंग और क्यों करती है सरकार इसे, और इसकी क्या ड्रॉबैक्स हैं। उन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए, एक्सिस डिमांड की समस्या को दूर करने के लिए सरकार इसमें क्या उपाय करती है। फिर भी इसमें कुछ डीमेरिट्स हैं, वो डीमेरिट्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने 2 नंबर में, जैसे डीमेरिट्स ऑफ प्राइस सीलिंग पूछ लेते हैं, उच्चतम कीमत की के दोष, उच्चतम कीमत के दोष, तो हमें ये 3 लिखने ही पड़ेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं हम। न्यूनतम कीमत निर्धारण, प्राइस फ्लोर। देखो बेटा, इसमें एक चीज़ देखना, ये है फ्लोर, है ना, याद करने की। ये दोनों डायग्राम क्या होते हैं? दोनों कॉन्सेप्ट, प्राइस सीलिंग और प्राइस फ्लोर, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपस में चेंज हो जाते हैं, उलझ जाते हैं। पूछते हैं पेपर में प्राइस फ्लोर और बच्चे लिख रहे हैं जी प्राइस सीलिंग। पूछते हैं प्राइस सीलिंग, लिखते हैं प्राइस फ्लोर। सबसे पहले इनकी पहचान बता देता हूं, याद करने का एक तरीका बता देता हूं। फ्लोर क्या होता है? फर्श। और हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश में टर्म जरूर पढ़ लेना, इसलिए मैं इसको बार बार फ्लोर को बात कर रहा हूं। फर्श कहते हैं। फर्श कमरे में घुसेंगे तो नीचे की तरफ होता है ना। और जब नीचे की तरफ है तो इसका उल्टा होगा, जो नई कीमत है ऊपर की तरफ निर्धारित होगी, बढ़ेगी। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा जी न्यूनतम कीमत। और कीमत क्या करनी है हमें? प्राइस सरकार बढ़ाती है इसके। समझ आ गई? उल्टा है। प्राइस फ्लोर, फ्लोर का फर्श से मत ले लेना, उधर होती है प्राइस सीलिंग। सीलिंग होती है छत अंदर वाली, वो ऊंचाई की तरफ होती है। नहीं जी, उसमें प्राइस नीचे होंगे। उसका हिंदी में नाम भी उच्चतम कीमत है ना। मैं कॉपी चेक करता हूँ जब, अक्सर बच्चे, ये गड़बड़ बहुत बच्चों की मिलती है। उच्चतम कीमत का मतलब नई कीमत जो निर्धारित होगी ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी। उल्टे हैं ये एक दूसरे के। न्यूनतम कीमत का मतलब कीमत कम नहीं रखी जाएगी, कीमत बढ़ाकर रखी जाएगी मार्केट प्राइस से। ये मार्केट प्राइस से कम होकर रहेगी। इट मीन्स, मैं डायग्राम की बात करूं, ये वाला डायग्राम मैं बनाऊं, तो ये तो हमारी हो गई कौन सी प्राइस? ये तो हो गई हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस, संतुलन मात्रा। यदि यहां पे नया प्राइस बनाऊं, कौन सा होगा? अभी मैंने बताया, प्राइस फ्लोर, कीमत बढ़ा के बनानी है। दैट इज प्राइस, यहीं पे लिख दे, प्राइस फ्लोर, न्यूनतम कीमत। और यदि ये वाला ना बना के मैं नया प्राइस ये सेट कर रही है सरकार,
तो अब ये बनेगा P2 के नाम से कह दूं मैं, तो ये वाला कराएगा प्राइस सीलिंग, मतलब नीचे की तरफ। याद रहेगा, अब उच्चतम कीमत नीचे की तरफ बनेगी और निम्नतम कीमत ऊपर की तरफ बनेगी। ठीक है जी, चलिए अब पढ़ाई शुरू करते हैं कि न्यूनतम कीमत निर्धारण क्या होता है। प्राइस फ्लोर इज द मिनिमम लोएस्ट प्राइस, न्यूनतम कीमत ऑफ ए प्रोडक्ट एज फिक्स बाय द गवर्नमेंट, सरकार द्वारा एक न्यूनतम मिनिमम, है ना, किसी उत्पाद की निर्धारित वह न्यूनतम कीमत जिसे सरकार कम कीमत पर बाजार से कोई भी व्यक्ति उत्पाद नहीं खरीद सकता, कि वो प्राइस जिससे कम कीमत पर कोई भी बाजार में से सामान नहीं खरीदेगा, ये किसके लिए फिक्स की है? बायर्स के लिए, क्रेताओं के लिए। और प्राइस सीलिंग किसके लिए फिक्स की थी? सेलर्स के लिए, विक्रेताओं के लिए। इससे अधिक कीमत पर वो क्रेताओं से नहीं, उससे अधिक कीमत वसूल नहीं कर सकता, उससे अधिक कीमत नहीं ले सकता। ये बायर्स के लिए है कि इससे अधिक, इससे कम कीमत पर आप नहीं खरीदोगे, इससे ज़्यादा ही ज़्यादा कीमत पे खरीदनी है। ऑफन दिस इज हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, ये ज़्यादातर इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा ही रखी जाती है सरकार द्वारा, बाय द कॉमोडिटी। Nobody in the market can buy the product at a price lower than the floor price, फ्लोर प्राइस से कम प्राइस पर कोई भी व्यक्ति बाजार से उस वस्तु को नहीं खरीद सकता। Often this is equate with support price, इसका दूसरा नाम समर्थन मूल्य, सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं। यह अक्सर समर्थन मूल्य के बराबर होता है, अक्सर यह वस्तु के संतुलन मूल्य से अधिक होता है। क्यों होती है कहानी है? अभी हमने इससे पहले वाले चैप्टर में बात करी थी व्हीट की, गेहूं की, कि भाई गेहूं का क्या हुआ था कि गरीब आदमी गेहूं नहीं खरीद सकता, इसके लिए उन्होंने क्या किया, जितना गेहूं था, जो मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस था उससे कम प्राइस पर सरकार ने सेट कर दिया था। कौन सी प्राइस थी ये? प्राइस सीलिंग, उच्चतम कीमत। प्राइस सीलिंग, है ना, इसके बारे में डिटेल पढ़नी है तो पिछले वाली वीडियो देख लेना, उसमें आ जाएगी। अब सरकार क्या कर रही है न्यूनतम कीमत में? ये कीमत लेस की थी P1, नई कीमत बढ़ा के रख रही है भाई सरकार। बाजार में इस कीमत पे माल है ना जी, इस कीमत पे खरीदो, इससे कम कीमत पर कोई भी नहीं खरीदेगा। इसको कहते हैं हम न्यूनतम कीमत, प्राइस फ्लोर, है ना, ये वाला। ऐसा सरकार क्यों करती है ना? ये तो हटा दूं तुम्हें, क्योंकि इससे फिर कंफ्यूजन रहेगा। ऐसा करने की सरकार ज़रूरत क्या है सरकार को? सरकार क्या करती है भाई, ये हो गया प्राइस फ्लोर। अब सरकार ऐसा क्यों कर रही है? वही व्हीट वाला ही केस देखते हैं। व्हीट की बात कर रहे थे हम, उसमें भी कि भाई बाज़ार में गेहूँ बिक रहा है, 25 रुपये किलो बिक रहा था, लेकिन 25 रुपये किलो गरीब आदमी नहीं खरीद सकता, तो उसका जीवन खतरे में आ जाएगा, भूखमरी हो जाएगी। इन चीज़ों से बचने के लिए सरकार ने क्या किया, 2 या 3 रुपये किलो प्राइस रख दिया इसका। कौन सा प्राइस? प्राइस सीलिंग। इससे ज़्यादा कीमत पे कोई भी इससे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता बायर्स। अब वो कोई भी तो नहीं, सरकार ने इतना कर दिया, राशनिंग कर दी इसकी। राशन की दुकान वाले को कह दिया भाई तू बेच 2 रुपये किलो गेहूँ, लेकिन तू 2 रुपये से ज़्यादा कीमत नहीं लेगा किसी से भी। अब इसी गेहूँ की बात करें हम,
गेहूं की फसल तैयार होती है अप्रैल में। पूरे देश में एक साथ फसल तैयार होती है। कहीं अप्रैल के शुरू में हो जाती है, कहीं अप्रैल के एंड तक हो जाती है ना। लगभग 35-40 दिन में, मार्च एंड से शुरू कर लो, अप्रैल लास्ट तक मान लो। तो इन 5 वीक्स में, 5 सप्ताह में ये सारी फसल तैयार होके बाजार में आ जाती है। किसान है गरीब वो फसल को तैयार करके ना तो उसके पास गोडाउन है कि भाई उसमें भर ले। सारे किसान क्या करते हैं, एक साथ फसल ले आएंगे जी बाजार में। जब एक साथ फसल आ गई तो गेहूं की सप्लाई क्या हो गई, बढ़ गई, और डिमांड उतनी है जितनी पहले थी। क्या होगा, प्राइस की क्या कहानी होगी, सप्लाई बढ़ जाएगी, डाउन हो जाएंगे, प्राइस गिर गए। तो इक्विलिब्रियम प्राइस मार्केट में अप्रैल और मई में बहुत कम होते हैं। अब इस कम प्राइस का लॉस किसे होगा, किसानों को। किसान को घाटा होगा। घाटा होगा तो वो अगले साल गेहूं की फसल या कोई जो भी फसल है वो उसको दोबारा से नहीं बोएगा। दोबारा नहीं बोएगा तो ऐसी संभावना अगले साल गेहूं कम रह जाए, लोग भूखे मरेंगे। तो सरकार ये भी नहीं चाहती। तो इससे बचने के लिए सरकार ये भी नहीं चाहती कि लोग, किसान को घाटा हो या अगले साल गेहूं की कमी हो जाए, है ना, किसान बोना ही छोड़ दे गेहूं। तो उससे बचने के लिए सरकार क्या करती है, न्यूनतम कीमत, प्राइस फ्लोर, इसको एमएसपी भी बोलते हैं, नाम सुना होगा। अभी पीछे आंदोलन भी चल रहा था, है ना। किसानों ने जो बॉर्डर पे बैठे थे उन्होंने मांग की है कि हमें एमएसपी की गारंटी दी जाए, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार किसान को फसल बोने से पहले ही बता देती है कि हम आपकी फसल का कम से कम इतना रेट तो मिलेगा। समझ आई बात। जैसे गेहूं की फसल बता दी उन्होंने, 1975 रुपये पर क्विंटल आपको पक्का रेट मिलेगा। अब किसान की जब फसल तैयार होगी तो या तो बाजार में जाएगा, बाजार में 1975 से कम कीमत पर कोई भी उसको नहीं खरीद सकता, ये गारंटी मांग रहे हैं किसान। अभी फिलहाल क्या हो रहा है, ये फ्लोर प्राइस है। सपोर्ट प्राइस क्या है, बस इतना सही अंतर है भाई, 1975 ही मिलेगा। लेकिन मान लीजिए बाजार में तो बाजारी शक्तियाँ काम करती हैं, डिमांड और सप्लाई, मांग और पूर्ति की शक्तियाँ। वहाँ सप्लाई बढ़ गई, रेट हो गया 1200। अब जब मुझे 1200 रुपये में कोई किसान बेचने को तैयार है तो मैं 1975 में क्यों खरीदूंगा। तो इससे बचने के लिए सरकार क्या कर रही है, खुद खरीदती है और अपना अपना एक सेंटर खोल देती है मंडी में कि भाई कोई भी किसान लाओ, कितना भी गेहूं लाओ, 1975 रुपये में हम खरीदेंगे। समझ आई बात। अब इसको खरीद के सरकार करेगी क्या। सरकार ने क्या किया, अपने एफसीआई, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, वो गेहूं चावल ये सब चीज़ें खरीदता है। इसके बहुत बड़े बड़े गोदाम हैं इंडिया में सब जगह। उन्होंने क्या किया, अपने गोडाउन भर लिए। इसका मतलब सरकार ने अप्रैल में क्या किया, सप्लाई तो जैसे किसान की सप्लाई बढ़ी सरकार ने डिमांड भी बढ़ा दी, खरीद लिया। सरकार वैसे नहीं खरीदती, उन दिनों खरीदा खूब, डिमांड बढ़ गई। जब दोनों बराबर बढ़ेंगी तो रेट प्राइस इक्वल रहेंगे, वही 1975 मार्केट में रेट बना रहेगा। अब सरकार इसको करेगी क्या, इसको भर के मेंटेन रखती है, ख़राब ना हो जाए। अब इसके बाद जब मई जून जुलाई अगस्त, है ना, दिसंबर तक, दिसंबर जनवरी फरवरी, इन दिनों क्या होगा, सप्लाई कैसी होगी गेहूं की, बहुत कम होगी। क्योंकि किसान के यहाँ तो पैदा नहीं हो रहा, किसान के यहाँ तो साल में एक बार पैदा होता है अप्रैल में। तो सप्लाई तो कम हो गई जी, डिमांड उतनी ही है पहले जैसी। क्या हुआ, रेट प्राइस बढ़ेंगे। अब प्राइस बढ़ेंगे तो गरीब आदमी को कैसे मिलेगा, भुखमरी होगी। इन दिनों जब सप्लाई कम होती है सरकार क्या करती है, अपने गोडाउन में से गेहूं निकालेगी, मार्केट में बेचना शुरू कर देती है। थ्रू राशनिंग लोगों को देना शुरू कर देती है, जो हमने प्राइस सीलिंग में पढ़ा था कि भाई राशनिंग कर देती है। तो राशन की दुकान पे कौन गेहूं बेचता है, सरकार। नहीं तो 2 रुपये किलो में कौन बेचेगा उसे, सरकार देती है उसको कि भाई 1 रुपये किलो ले जाए, जो भी कुछ रेट होंगे, 1 रुपये
या 1 रुपये 20 पैसे हमें दे दे, 80 पैसे का तेरा खर्चा आ गया अपनी दुकान तक ले जाके बांटने का, है ना, और 20 पैसे तुम कमा लेना, 60 पैसे का खर्चा आ गया, इस तरह 2 रुपये किलो बेच दो। तो ये राशन वाले को इस तरह से सप्लाई होता। तो दोनों एक दूसरे का, सरकार दोनों से मिलके एक दूसरे की पूर्ति करती है। अब देखिएगा जी ये होता क्या है, मोटी मोटी सी कहानी समझ आ गई, एक बार रीडिंग मारते हैं। द गवर्नमेंट फिक्स फ्लोर प्राइस फॉर फार्म प्रोडक्ट, खेती की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए, टू रेगुलेट इनकम ऑफ फार्मर्स, किसानों की आय को रेगुलेट करने के लिए, नियमित करने के लिए, भाई आय कम ना हो, इसलिए गवर्नमेंट प्राइस फ्लोर, या इसको हम कहेंगे कौन सी कीमत, न्यूनतम कीमत निर्धारित करती है। फार्म प्रोडक्ट्स लाइक राइस आर सीजनल इन नेचर, मैंने व्हीट का एग्जांपल दिया, ये वाइट का दे रहे हैं, राइस का दे रहे हैं, एक ही बात है। दीज प्रोडक्ट्स आर हार्वेस्टेड एंड सोल्ड बाय ऑल फार्मर्स इन वेरी शॉर्ट टाइम स्पेन, जैसे मैंने व्हीट का अप्रैल में बताया, बहुत थोड़े समय में सारे किसान एक साथ, क्योंकि उनकी फसल एक साथ पकती है, तो एक साथ बेचने आते हैं। दिस क्रिएट एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट, इट लीड्स द प्राइस क्रैश एंड फार्मर्स पॉवर्टी ड्यू टू लो इनकम, प्राइस कम हो जाएंगे, किसान गरीब होगा क्योंकि उसकी आय कम हो जाएगी, प्राइस कम प्राइस पे बेचेगा। सच ए सिचुएशन वुड कंपेल द फार्मर टू कट हिज कल्टीवेशन, अपनी खेती करना छोड़ेगा वो। दिस वुड लीड्स टू नेशन वाइड शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स, इससे क्या हो सकता है, पूरे देश में खाद्यान्न की कमी हो सकती है। So regulate income of farmers as well as avoid shortage of food grains in the country. The government fix floor price for those crops. अब ये होता कैसे है? In this diagram, S is the supply curve, ये वाला बेटा जी, D is the demand curve of rice, P is equilibrium price, ये वाला इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब सरकार ने क्या किया, नया प्राइस फिक्स कर दिया P1। अब इस P1 पे डिमांड इतनी सी है, सप्लाई इतनी है, डिमांड कितनी, यहाँ से यहाँ तक, सप्लाई कितनी, यहाँ से यहाँ तक, तो ये बच गई भाई AB, तो ये हो गई एक्सेस सप्लाई। प्राइस सेलिंग में क्या थी, एक्सेस डिमांड थी, वो एक्सेस डिमांड इस एक्सेस सप्लाई से पूरा करती है सरकार। अब ये एक्सेस सप्लाई जो हो रही है, ये भाई बिकेगी तो है ही, नहीं बिकेगी, यदि इसको किसी ने नहीं खरीदा तब क्या होगा, जो सेलर्स हैं, सेलर्स यहाँ कौन है, किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनके बीच में कंपटीशन होगा, है ना, प्रोड्यूसर हैं वो, प्रोड्यूसर के बीच में कंपटीशन होगा तो प्राइस गिरेंगे। सरकार चाह रही है प्राइस गिरे ना, इनके बीच में कंपटीशन ना हो, ना कंपटीशन करने के लिए क्या करेगी सरकार, इस एक्सेस सप्लाई को खुद खरीदती है। देन गवर्नमेंट फिक्सेज प्राइस P1 एट द फ्लोर प्राइस हायर देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस से हायर पे उन्होंने फिक्स कर दिया। इट लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड एक्सटेंशन इन सप्लाई। दिस एक्सेस सप्लाई जो अभी मैंने समझाई, द गवर्नमेंट बाई दिस सरप्लस, इस एक्सेस सप्लाई को, सरप्लस को कौन खरीदेगा, गवर्नमेंट, एंड स्टोर इट एज ए बफर स्टॉक, बफर स्टॉक की तरह उसको स्टॉक कर लेगी। दिस बफर स्टॉक यूज्ड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन विच हेल्प्स इन प्राइस सेलिंग लेटर, यही स्टॉक, बफर स्टॉक जो अपने गोडाउन में रख लिया था, उसने कैसे क्या 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 करेगी सरकार, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जो प्राइस सेलिंग में काम करेगा, हेल्प करता है। कॉस्ट ऑफ स्टोरेज ऑफ राइस एज ए बफर स्टॉक इज ए मेजर डिमेरिट ऑफ द फ्लोर। अब इसको भाई पहले ख़रीदा, वहाँ से बोरियों में भर के पैकिंग की, इसकी पैकिंग करने के बाद फिर उसको गोडाउन तक लाए, फिर गोडाउन से सेलर्स तक पहुँचाया जो आपका राशन वाला है, और वहाँ गोडाउन में भी रखा रखा गेहूँ ख़राब ना हो जाए, उसकी मेंटेनेंस है। तो इस सारी चीज़ों को पे कॉस्ट आती है ना, कुछ तो खर्चा आएगा, ये सारा खर्चा सरकार भरती है। ये इसकी प्राइस सीलिंग की, प्राइस सीलिंग की भी एक डिमेरिट है और
फ्लोर प्राइस की भी डीमेरिट है, मेन रूप से फ्लोर प्राइस, क्योंकि एक्सिस जो सप्लाई है वो खरीद रही है, इसलिए ये इसकी एक डीमेरिट है। उसकी 3 डीमेरिट्स हमने पढ़ी थी, लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, ख़राब क्वालिटी है, ब्लैक मार्केटिंग है। चलिए जी, ये आपका यहाँ चैप्टर पूरा हो गया। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं एक बार। बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए। बाजार संतुलन जहाँ एस इज इक्वल टू डिमांड सप्लाई के इक्वल होती है ना, सबसे पहले ही चैप्टर में दी हुई है। हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु की मांग अधिक है? व्हेन डू वी से दैट एक्सिस डिमांड? जब डिमांड इज मोर देन सप्लाई, मांग पूर्ति से अधिक है, तो ये स्थिति कहलाती है एक्सिस डिमांड की। क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित कीमत है संतुलन कीमत से ऊपर? देखो बेटा जी, ये संतुलन कीमत प्राइस, इससे ज़्यादा कीमत है। अब इस कीमत पे ये सप्लाई, ये डिमांड, इस ज़्यादा कीमत पे नई ये वाली कीमत आ गई मार्केट में, इस पे डिमांड कितनी है? इतनी। सप्लाई कितनी है? इतनी। तो इट मीन्स इसके इक्वल कौन सी होगी? एक्सेस सप्लाई होगी। पूर्ति आधिक्य की स्थिति होगी। पूर्ति आधिक्य की स्थिति में क्या होगा? प्राइस, किसके बीच में कंपटीशन होगा? ज़्यादा माल सप्लाई हो रहा है, खरीदार इतने हैं नहीं, तो किसके बीच में? सेलर्स के बीच में, प्रोड्यूसर्स के बीच में। सेलर्स के बीच में कंपटीशन होगा। इनके बीच में जब भी कंपटीशन होता है तो ये प्राइस कम करेंगे, क्योंकि इन्हें माल बेचना है, कुछ सस्ते में ले जा भाई। ये कहानी मैंने सब तुम्हें समझाई थी, है ना। सब्जी वाले का एग्जाम्पल दे के टमाटर जब उसके नहीं बिक रहे, बेचारा रेट कम कर देता है, प्राइस डाउन होंगे। और प्राइस डाउन होंगे, प्राइस डाउन होते ही डिमांड में क्या होगा? एक्सटेंशन। और सप्लाई में कॉन्ट्रैक्शन। इसमें संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं संकुचन, और इसमें विस्तार। मांग में विस्तार होगा और पूर्ति में संकुचन होगा यदि प्राइस डाउन होते हैं तो। और यदि प्रचलित कीमत संतुलन कीमत से नीचे है तो इस सब का उल्टा हो जाएगा। एक्सप्लेन हाउ प्राइस इज डिटरमाइंड इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट विद फिक्स्ड नंबर ऑफ फर्म्स। निश्चित संख्या में फर्मों के साथ कीमत कैसे निर्धारित होती है? बेटा एक्सप्लेन काफ़ी बड़ा है, आपको समझना पड़ेगा। मैंने लिखा हुआ है, नोट्स में भी समझाया भी है। अच्छा, संतुलन कीमत और मात्रा कैसे प्रभावित होती है यदि उपभोक्ताओं की आय में इंक्रीज हो जाए? क्या हुआ बेटा? कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ गई। सोचो जरा, है ना, कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत याद करने की जरूरत नहीं है इन क्वेश्चनों को। क्या है? इंक्रीज होगी किसकी इनकम? कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स कौन है? आप हैं, आपका परिवार है। आपके परिवार की इनकम पहले मान लीजिए 50,000 रुपये पर मंथ थी, एकदम से हो गई 1,00,000 रुपये, है ना। ये तो ज़्यादा हो गई, 1,00,000 रुपये। खूब बड़ा सा सोचा करो, है ना। बड़े से मेरा मतलब है कि दुगना सोच लो, ऐसा नहीं 50 के 52 कर ले। बड़ा सा 50 से 1,00,000 हो गई, दुगनी हो गई आपकी इनकम, बढ़ी तो है। चलो जी, क्या करोगे? पहले आप दूध 2 किलो खरीदते थे, अब क्या करोगे? 1.5 किलो, 1 किलो खरीदना शुरू कर दोगे, या 3 या 4 किलो खरीदना शुरू कर दोगे? पहले से दूध ज़्यादा खरीदोगे कम खरीदोगे? ज़्यादा खरीदोगे। फल पहले से ज़्यादा खरीदोगे कम खरीदोगे? ज़्यादा खरीदोगे, क्योंकि अब तो 1,00,000 रुपये कमा रहे हो। एक आध मोटरसाइकिल, यदि मोटरसाइकिल पहले से है तो कार की भी सोचना शुरू करोगे। इट मीन्स आप डिमांड बढ़ा दोगे। डिमांड बढ़ेगी, पूरे देश में इनकम डबल हो गई, डिमांड बढ़ गई। डिमांड बढ़ने से क्या होगा? सप्लाई अभी उतनी ही है। डिमांड बढ़ने से क्या होगा? कंपटीशन इन बायर्स, क्रेताओं में प्रतियोगिता होगी, जिसके कारण प्राइस बढ़ जाएंगे।
सिंपल सी हैं। डिक्रीज, कमी हो जाए उपभोक्ता की आय में। भगवान ना करे किसी की इनकम 50,000 से, है ना, अभी पेंडेमिक आई, 20,000 रुपये रह गई बेचारे की, नौकरी छूट गई एक बच्चे की। अब 20,000 रुपये में क्या करेगा, पहले से सामान कम खरीदेगा। इट मीन्स डिमांड कम कर देंगे लोग। डिमांड कम करेंगे तो प्राइस क्या होगा, कम हो जाए। देन कॉफ़ी की कीमत में बदलाव से चाय की संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चित्र द्वारा समझाना है। पहले तो ये देखो डायग्राम कौन सा बनेगा। कॉफ़ी की कीमत में बदलाव से चाय की संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दो केस बनते हैं। कॉफ़ी की कीमत, हाउ प्राइस ऑफ कॉफ़ी, प्राइस ऑफ कॉफ़ी डिक्रीज हो गई भाई, तो टी की डिमांड का क्या होगा, पहले तो ये बताओ मुझे। कैसी वस्तुएं, प्राइस, कॉफ़ी और टी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। इसके लिए पिछला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा बेटा जी, इतना मैं अभी बता देता हूँ। डिमांड ऑफ टी, प्राइस, ये बहुत ज़्यादा रटने की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी तो बात समझनी है। अरे कॉफ़ी की कीमत कम हो गई, तुम चाय भी पी लेते हो, कॉफ़ी भी पी लेते हो। आपकी मम्मी आधा किलो चाय लाती हैं, आधा किलो कॉफ़ी लाती हैं, 1 महीने में काम हो जाता है। अब की बार बाजार गई, दुकानदार ने कहा जी कॉफ़ी तो बहुत सस्ती हो गई। माता जी क्या करेंगी, चाय कम खरीदेंगी, कॉफ़ी ज़्यादा खरीद लेंगी, सस्ते वाली चीज़। अरे कॉफ़ी पी लो, चाय पी लो, एक ही तो बात है, चलो, है ना, जो मेहमान आएंगे उनके कॉफ़ी पिला देंगे इस बार। तो चाय की डिमांड कम हो जाएगी। अच्छा जी, अब चाय की डिमांड कम हुई, सप्लाई पहले जितनी है, तो इट मीन्स डिमांड इज लेस देन सप्लाई। ये वाला केस बन गया बेटा जी एक। तो दूसरा केस ये बन सकता है, प्राइस ऑफ कॉफ़ी क्या करें, इंक्रीज हो जाए। तो टी की डिमांड क्या होगी भाई, माता जी अगले महीने फिर जाती हैं, वो कहती हैं आधा किलो कॉफ़ी दे दे, आधा किलो चाय दे दे। दुकानदार कहता है माता जी चाय, कॉफ़ी की तो बहुत कीमत हो गई, दुगनी कीमत हो गई। क्या कहेंगे आपकी मम्मी, अरे छोड़ कॉफ़ी, तू चाय दे दे। इसका मतलब चाय की डिमांड बढ़ा दी उन्होंने। तो ये केस बन गया, डिमांड इज मोर देन सप्लाई। अब बाजार कैसे संतुलित होगा, वो सारी कहानी ऊपर लिखी हुई है। हाँ सॉरी, ये चाय और कॉफ़ी कौन सी हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, स्थानपन्न वस्तु, जो एक के स्थान पर दूसरी काम आ जाती है। इफ द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एक्स इंक्रीज, व्हाट हैपन डज हैव एन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। सेम ये और ये क्वेश्चन एक जैसा ही है, केवल भाषा बदली है, इसलिए मैंने ये लिख दिया कि ऐसे भी पूछ लेते हैं। मांग और पूर्ति वक्र द्वारा दोनों के दाईं ओर खिसकने पर संतुलन कीमत और मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चित्र के माध्यम से समझाइए। एक्सप्लेन थ्रू द डायग्राम। इफेक्ट ऑफ राइट वर्ड शिफ्ट हो रहा है भाई, डिमांड और सप्लाई, डिमांड भी राइट वर्ड और सप्लाई भी राइट वर्ड है। क्या करोगे, 3 केस बन गए। इंक्रीज इन डिमांड कम हुई, इंक्रीज इन सप्लाई, राइट वर्ड का मतलब है इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन सप्लाई ज़्यादा हो गई, पहला केस। दूसरा केस, इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई, दोनों इक्वल है। तीसरा केस, इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई, तीसरा केस। तीनों के डायग्राम बनेंगे, तीनों के रिजल्ट पता लगी जाएंगे। आपको ये अच्छे से समझाया है मैंने, समझ आ गई होगी। हाउ डज ए द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ कॉमोडिटी अफेक्ट द लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्या डायग्राम बनेगा भाई, केवल डिमांड कर्व की बात कर रहा है, किधर कर रहा है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, इधर। इसका मतलब क्या हो रहा है, डिमांड में कमी हो रही है। पहला प्राइस ये था, ये इक्विलिब्रियम, ये ई था, इक्विलिब्रियम प्राइस,
इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, दोबारा से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया डिमांड, तो नया बन गया ये पॉइंट एफ, यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लो बेटा जी, उसो है ना। तो अब नया डिमांड कर्व तो ये बना और सप्लाई कर्व ये है, यहाँ पे आ जाओ बेटा जी, दोनों यहीं क्रॉस कर रहे हैं। न्यू इक्विलिब्रियम E1 ये हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे, ये Q था, ये Q1 कम हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम हो गए, दोनों तो प्राइस भी कम हो गया और डिमांड भी, इक्विलिब्रियम डिमांड भी कम कम हो गई। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस सीलिंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। प्राइस सीलिंग का डायग्राम ऊपर बना हुआ है। गिव इट्स डीमेरिट, 3 डीमेरिट बताई थी आपको। ब्लैक मार्केटिंग, लंबी लाइनों में लगता, लॉन्ग क्यूज, ब्लैक मार्केटिंग, और घटिया क्वालिटी का सामान मिलता है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस, फ्लोर प्राइस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऊपर बनाया है, आज ही पढ़ाया है बल्कि ये तो। व्हाट इज द यूज ऑफ फ्लोर प्राइस कॉन्सेप्ट, फ्लोर प्राइस का क्या कॉन्सेप्ट है, की अवधारणा का क्या यूज है, उपयोग है, किसानों को क्या है, किसानों में गरीबी से बचते हैं, किसानों को नुकसान नहीं होता है, और यदि किसानों को नुकसान होगा तो वो उत्पादन कम कर देंगे, कल्टीवेशन कम कर देंगे, कृषि कम कर देंगे, जिससे देश भी भुखमरी के कगार पर आ सकता है, उससे भी बचते हैं। दोनों ही फायदे हैं। और उधर तीसरा फ़ायदा क्या होगा, प्राइस सीलिंग के लिए जो हमें चाहिए बफर स्टॉक, उसकी भी पूर्ति हो जाती है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं बताइए, पहले या दूसरे में, है ना। व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स थे, एक दो मैं आपको याद दिलवा देता हूँ। परफेक्ट नॉलेज ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एक थी इसमें, क्रेताओं और विक्रेताओं को पूर्ण ज्ञान, फार्म चाहे जितनी इंडस्ट्री में आ सकती हैं, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, कितनी भी जा सकती हैं, एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फार्म्स, number of buyers and sellers are so many that they cannot determine the price, so all firms and sellers are price taker, not the price maker. हाउ, इसी तरह के और भी थे। हाउ इज ए सेलर अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर, क्यों होता है, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझाया, इसके कॉन्सिक्वेंसेस में है, उनको एक बार देख लेना। व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ करेक्टरिस्टिक देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन द, यही है, इसी का प्रभाव पड़ता है। कैसे कैसे पड़ता है, लंबी कहानी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिस डिमांड एंड एक्सिस सप्लाई, एक्सिस डिमांड का क्या मतलब है कि जितनी डिमांड इज मोर देन सप्लाई, मार्केट में जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है। एक्सिस सप्लाई, डिमांड इज लेस देन सप्लाई, एक्सप्लेन करना इस कॉन्सेप्ट को। कॉफ़ी की कीमत में वृद्धि चाय की संतुलन मात्रा को कैसे प्रभावित, अब की बार चाय की कीमत नहीं पूछी, संतुलन मात्रा पूछी, डायग्राम से ही वही दिखाना पड़ेगा, समझाया अभी अभी मैंने। द मार्केट फॉर गुड इज इन इक्विलिब्रियम, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी इफ द प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन द मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन द इंक्रीज इन मार्केट सप्लाई। क्या कहता है ये, बाजार मांग में आनुपातिक वृद्धि उसकी बाजार पूर्ति में इंक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, ये वाला केस है बेटा। तो क्वेश्चन मैंने इसीलिए बहुत सारे लिखे हैं कि तुम इस लैंग्वेज को पढ़ के ये समझ जाओ कि क्वेश्चन कौन सा है। अब तो ये आपको एक्सप्लेन कर ही रखा है मैंने, इसका डायग्राम भी बनाना है। व्हाट प्रॉब्लम अराइज इन द प्राइस सीलिंग, प्राइस सीलिंग में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी प्रॉब्लम आएगी, पहले वाला प्राइस सीलिंग, डायग्राम कौन सा होता है प्राइस सीलिंग का, ये वाला, एक्सेस डिमांड की। इसको ठीक करने का उपाय बताओ, क्या उपाय होगा, एक्सेस डिमांड राशनिंग, राशनिंग है इसका उपाय। राशनिंग की कमियां आपको बताई थी, लॉन्ग क्यूज और ब्लैक मार्केटिंग एंड
एक वो था, ख़राब क्वालिटी का सामान मिलता है इस तरह। चलिए, आपका ये चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। आप अपने कमेंट्स में मुझे बताइए आपको ये चैप्टर समझ आया नहीं आया, कितना नहीं आया, क्या पढ़ाने में कमियां रही। आप ये सारी चीज़ें अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं, लिख सकते हैं, कुछ अच्छा लगा वो भी लिख के बता सकते हैं, है ना। चलिए, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। आपने मेरी बातें सुन